हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, नेशनल इनकम को समझने के लिए जीडीपी को समझना बहुत जरूरी है। जीडीपी एक तरह से ना उसका रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन है। मैं तो बोलता हूँ 80 to 90% कंसेप्ट नेशनल इनकम का जीडीपी में छुपा हुआ है। इसके लिए जीडीपी को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, क्या होता है ये? तो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced within the domestic boundary for a specified period of time। इसमें क्या क्या कीवर्ड्स है जिसपे मैंने एम्फेसाइज भी किया है। ये मार्केट वैल्यू है, मतलब मार्केट प्राइस है। तो जीडीपी जो कैलकुलेट होती है वो मार्केट प्राइस पे होता है। पहले तो मार्केट प्राइस क्यों होता है बाद में देखते हैं, पहले ये समझते हैं मार्केट प्राइस होता क्या है। देखिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए आप फैक्टर सर्विसेज यूज करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने देखा था, है ना, कि इस फैक्टर सर्विसेज को यूज करके आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। इस फैक्टर सर्विसेज के लिए आप फैक्टर पेमेंट करेंगे, मतलब उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर पेमेंट किया ये आपके लिए कॉस्ट है ना। इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो आपने अपने फैक्ट्री में जहां भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो भी है, वहां पे मान लो ये कैमरा आपने बना के आपने रख लिया, आपको एक फैक्टर कॉस्ट लग गया फैक्टर सर्विस पे करने के लिए। लेकिन अब आप जैसे ही इसको मार्केट में लेके जाएंगे तो इसको एक प्राइस में बेचेंगे। अपने कॉस्ट पे तो बेचेंगे नहीं ना, जो आपको कॉस्ट लगा। तो मार्केट में जाएंगे तो अपना प्राइस होगा। क्या प्राइस होगा? तो फैक्टर कॉस्ट। मार्केट में जैसे ही लेके जाएंगे अपने फैक्ट्री में, अपने प्रोड्यूस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट में लेके आएंगे तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि इस पे आप टैक्स दे दो। कौन सा टैक्स दे दो? इनडायरेक्ट टैक्स दे दो, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी वगैरह होता है, वैट ऑन पेट्रोलियम अल्कोहल वगैरह, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये गवर्नमेंट चार्ज करेगी, है ना। प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह भी देती है। तो आपका जब आपका फैक्टर कॉस्ट में ये इनडायरेक्ट टैक्स, और बेसिकली बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आगे अभी देखेंगे क्योंकि सब्सिडी वगैरह भी गवर्नमेंट पे करती है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब ऐड कर दे तो क्या आता है? मार्केट प्राइस आता है। और जो मतलब ये क्या है, मार्केट में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बिकेगी तो मार्केट प्राइस पे ही बिकेगी, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज भी करता है, इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह, जो रॉ मटेरियल वगैरह जो परचेज करता है वो भी तो मार्केट से जाके ही परचेज करता है। तो मार्केट प्राइस पे ही परचेज करता है, तो सारा ऐड होके मार्केट प्राइस पे आता है। तो ये कीवर्ड है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। फाइनल गुड्स, दूसरा कौन सा गुड्स होता है? दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इंटरमीडिएट नाम से ही पता, जहां भी इंटर वर्ड आए मतलब बिटवीन आता, दो चीज के बीच में। इंट्रा आए मतलब विद इन, जैसे इंटरनेशनल आप बोलते हैं दो कंट्री के बीच में, इंटर स्टेट दो स्टेट के बीच में, इंटर स्कूल दो स्कूल के बीच में, इंट्रा स्कूल, इंट्रा कंट्री, इंट्रा बोले मतलब विद इन होता है ना, ठीक है। तो इंटर क्या बोलता है? इंटरमीडिएट गुड्स मतलब दो प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच का गुड्स है, मतलब कि अभी ऐसी प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं आई है ना। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए बहुत सारा इनपुट चाहिए होता है ना। तो उसी को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। लेकिन इसको डिफरेंशिएट, और फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स मतलब इसका फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होगा, ये फाइनली इसको कंज्यूम किया जा सकता है। ऑल्दो कंज्यूम हो ना हो बात की बात है, लेकिन कंज्यूम किया जा सकता है तो फाइनल गुड्स होता है। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? तो मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। उसको अगर आपने पहचान लिया तो बस इतना ही कुछ करना है, बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं चेक करना क्या नहीं है। सिंपल चेक करना है क्या उसका रीसेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो गुड्स है उसका रीसेल अगर हो रहा है तो इंटरमीडिएट गुड्स है, रीसेल नहीं हो रहा है तो क्या है? आपका फाइनल गुड्स है। अच्छा, कोई भी गुड्स इंटरमीडिएट या फाइनल गुड्स, कोई गुड्स इंटरमीडिएट और फाइनल नहीं होता है, उसके नेचर ऑफ यूज से डिसाइड होता है कि वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है। क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि सपोज एक दूध की पैकेट है, दूध का पैकेट आप अपने घर में खरीद के लाए, आपने चाय कॉफ़ी जो भी बनाई, अपने सारे फैमिली मेंबर्स आपने चाय को पिया। वही दूध का पैकेट एक टी स्टॉल या एक रेस्टोरेंट वाला खरीद के लेके गया, चाय कॉफ़ी बनाई, अपने कस्टमर को पिलाया। दोनों में डिफरेंस क्या है? दूध सेम था, चाय कॉफ़ी बनी, सब कुछ सेम हुआ, चाय लोगों ने पिया, सेम था। डिफरेंस क्या आया? आपने जो चाय कॉफ़ी बनाई वो आपने उसको आपने सेल नहीं किया, उसके लिए कोई पैसे नहीं अर्न किया, आपने किसी से पैसे नहीं लिए। लेकिन उसने जो चाय कॉफ़ी कस्टमर को पिलाई, उसने क्या किया? उसने उसके बदले में क्या किया? पैसे चार्ज किए, है ना, मनी चार्ज किया, मतलब उसने उसको सेल किया, उसका फर्दर प्रोसेसिंग किया और उसका सेल कर दिया। तो एक तो क्या होगा? प्रोसेसिंग भी होती है, फर्दर प्रोसेसिंग हुआ
और सेल हुआ, ठीक है। हमेशा फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एक स्टेशनरी का दुकान है, ठीक है, अब उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से या डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से पेन खरीदा, वो पेन आपको दे दिया। अब उसने कोई फर्दर प्रोसेसिंग तो नहीं की ना, तो वहां पे लेकिन उसने रीसेल किया, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। वही पेन आपने जो परचेज किया, आप इसको रीसेल नहीं करेंगे। मान लो आपने किसी फ्रेंड्स को दिया भी तो रीसेल नहीं किया, आप उसको खुद कंज्यूम करेंगे, तो क्या है, फाइनल गुड्स है। तो कहने का क्या मतलब है, कोई गुड्स जो है वो गुड्स नहीं डिसाइड करता कि फाइनल है या इंटरमीडिएट, उसका नेचर ऑफ यूज डिसाइड करता है। तो सिंपली क्या देखना है फाइनल और इंटरमीडिएट में, कि क्या वो रीसेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। रीसेल हो रहा है तो इंटरमीडिएट गुड्स, नहीं रीसेल हो रहा तो फाइनल गुड्स, ठीक है। अब फाइनल गुड्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो कंज्यूमर जो कंजम्पशन गुड्स, दूसरा जो है कैपिटल गुड्स होता है। कंजम्पशन गुड्स मतलब कंज्यूमर जो यूज करेगा उसको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स, और कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं प्रोड्यूसर यूज करता है फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मान लो ये कैमरा बनाना है तो उसके लिए मशीनरी होगा ना, कोई मशीन होगा जो इस कैमरा को बनाता होगा। तो कैपिटल गुड्स क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह। अच्छा, इसमें भी कोई गुड्स ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है जो कैपिटल गुड्स का सेपरेट बाइफरकेशन है और क्या बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स का सेपरेट है। बहुत बार एक कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, मतलब सेम गुड जो है कंज्यूमर हो सकता है, सेम गुड जो है आपका कैपिटल गुड्स हो सकता है। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक एसी है, ठीक है, एक एसी जो है कार के शोरूम में एसी लगी हुई है। अब उस एसी से, क्योंकि एसी लगाना तो जरूरी है तब ताकि कस्टमर आएंगे कन्वीनियंटली जो है परचेज कर सके, शोरूम में आके गाड़ी वगैरह देख सके। वो जो एसी लगी हुई है उसने क्या किया, सर्विस क्रिएट किया, है ना, उससे वो अर्न कर रहा है, तो क्या है, कैपिटल गुड्स है ना। लेकिन वही एसी अगर आपके घर में रखा हुआ है तो क्या है, आपने कोई उससे कोई सर्विस क्रिएट नहीं की, कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं की, तो आपका क्या है, वो कंज्यूमर गुड्स है। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर आपके घर में भी लगा हुआ है। रेफ्रिजरेटर एक दुकान आपके आसपास जो है दूध का दुकान होगा या कोई ऐसा है जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का दुकान होगा, वहाँ भी रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, ठीक है ना। वो रेफ्रिजरेटर में चीज़ों को ठंडा करके बेच के जो है पैसे अर्न करता है, लेकिन आप अर्न नहीं करते। तो सेम गुड्स है, लेकिन एक जगह क्या है कंज्यूमर गुड्स है, दूसरा कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प क्या यूज होता है, और ये ड्यूरेबल नेचर का होता है। और कंज्यूमर गुड्स क्या है कि आपका कंजम्पशन के लिए जो कंज्यूमर यूज करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स है, उससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होती है। अब इस कंज्यूमर गुड्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। आपका जो है ड्यूरेबल गुड्स होता है, जो लंबे टाइम से चलेगा, टाइम तक चलेगा, जिसको बोलते हैं 5 साल या उससे ज़्यादा, 3-4 साल 5 साल उससे ज़्यादा टाइम तक चलेगा। रेफ्रिजरेटर है, एसी है, टीवी है, ये ड्यूरेबल है। उसके बाद आता है सेमी ड्यूरेबल, मतलब 1 साल 2 साल जो चलेगा, जैसे आपका कपड़ा होता है या मान लीजिए कोई बर्तन वगैरह चीज़ें हैं, ये सब क्या है आपका 1-2 साल तक के लिए चलता है, इसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल, है ना। तीसरा है नॉन ड्यूरेबल, जैसे दूध आपने लिया, ब्रेड लिया, सिंगल कंजम्पशन में जो है यूज हो जाएगा, या कुछ कंजम्पशन, जैसे साबुन है उसको सेमी ड्यूरेबल में नहीं डाल सकते हैं। आप बोलेंगे साबुन तो क्या बोलते हैं 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 15 दिन यूज करते हैं, तो कुछ यूजेस में या सिंगल यूजेस में जो कंज्यूम हो जाए उसको बोलेंगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, क्लियर है। तो हम जीडीपी में क्या लेते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स लेते हैं। आप बोलेंगे सिर्फ फाइनल गुड्स क्यों लेते हैं, उसका रीजन है डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। क्या है डबल काउंटिंग, मतलब एक ही चीज 2 या 2 से ज्यादा बार काउंट ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, आप जो है हम सिर्फ जो है फाइनल गुड्स लेते हैं या वैल्यू एडेड लेते हैं। हर स्टेज पे जो वैल्यू एड हुई है, इसी के लिए वैल्यू एडेड मेथड से जो है जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। आगे देखेंगे। तो अब देखो एग्जाम्पल से एक समझते हैं। मान लीजिए एक फार्मर है, फार्मर ने गेहूं उपजाई, ठीक है, तो गेहूं जो उपजाया उसका वो क्या है, आउटपुट है, मतलब क्या जो प्रोडक्शन किया वो आउटपुट है, प्रोड्यूस किया। मान लीजिए उसका इनपुट जो है नहीं है कोई, क्योंकि इनपुट जाएंगे तो फिर पीछे जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में, तो मान लीजिए इनपुट उसका 0 है या इंटरमीडिएट जो है, मान लीजिए उसने 100 रुपये का आउटपुट किया, इनपुट उसका 0 है, तो वैल्यू कितना ऐड किया, वैल्यू एडेड क्या होता है, कितना वैल्यू ऐड किया, जितना आउटपुट में इनपुट को माइनस कर दीजिए। मान लीजिए मैंने कोई 100 रुपये की चीज़ गुड्स प्रोड्यूस की, उसमें 20 रुपये का तो मैंने इनपुट यूज किया, तो 20 रुपये का तो मैंने प्रोडक्शन नहीं किया ना, तो मैंने 80 का ही तो आउटपुट किया ना। ऐसे ही आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं तो आपका वैल्यू एडेड आता है। तो फार्मर्स ने 100 रुपये का गेहूं उपजाया, इनपुट मान लीजिए वो कुछ नहीं लिया, वैसे खाद वगैरह लेता है, सब कुछ लेता है, अभी मान के चलते कुछ नहीं लिया, तो 0 है, तो उसका इनपुट मान लीजिए 0 है, तो आपका वैल्यू एडेड कितना है, उसने 100 रुपये का वैल्यू ऐड किया। अब जो है आपका मान लो एक फ्लोर मिल है, मतलब जहाँ पे आटा चक्की, ठीक है, अब आटा चक्की है, उसी गेहूं से आटा बनाएगा, तो वो 100 रुपये का जो आउटपुट है फार्मर्स का, वही उसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। उसने उस 100 रुपये का इनपुट लिया, ठीक है, गेहूं लिया और गेहूं को पीस के आटा बना दिया। अब उसने वैल्यू ऐड किया ना, गेहूं से आटा बना दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो मान लो उसने 150 रुपये का आउटपुट किया। अब देखो इसने 150 का आउटपुट किया और 100 रुपये का उसका इनपुट था, तो 150 माइनस 100 कितना होगा, 50 रुपीज़ का उसने क्या किया, वैल्यू ऐड किया।
ठीक है। अब जो है मान लो जाएगा बेकरी शॉप में, या जो मान लो जो बिस्किट वगैरह बनाते हैं उनके पास जाएंगे, तो उन्होंने क्या है, ये जो 150 रुपये का आउटपुट है आटा का, वही आटा यूज करेगा बिस्किट बनाने में, तो उसके लिए इनपुट कितना है, 150 रुपया है। लेकिन मान लो बिस्किट वगैरह जो बनेगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बिस्कुट मान लीजिए आपका हो गया 230 रुपये का हो गया। कितने का हो गया, 230 रुपये का हुआ। तो उसमें कितना वैल्यू ऐड किया, 230 माइनस 150 कितना, 80 रुपीज़ का जो है आपका वैल्यू ऐड कर दिया। अच्छा, अब देखेंगे अगर मान लीजिए कि हम हर स्टेज का आउटपुट सिर्फ ले, तो उसमें क्या होगा कि फार्मर्स का जो गेहूं उसने उपजाया, गेहूं जो है फार्मर्स वाले स्टेज पे भी आप काउंट कर रहे हैं, आपका जो है इस वाले फ्लोर मिल के वाले स्टेज पे भी काउंट हो जाएगा, और क्या बोलते हैं आपका बेकरी वाले स्टेज पे भी काउंट हो जाएगा। तो उसका नहीं देखता एक से ज़्यादा बार काउंटिंग हुई तो आपका ओवर एस्टिमेशन आएगी। अगर आप सब जोड़ेंगे, जैसे 100 रुपये का मान लो आउटपुट के फार्मर ने, 150 का फ्लोर मिल ने, और जो है क्या बोलते हैं आपका 230 का आपका आउटपुट क्या बेकरी ने, तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 100 प्लस 150 250, 250 प्लस 230 कितना हो जाएगा आपका 480। तो आउटपुट आपका कितना दिख रहा है, 480, लेकिन एक्चुअल में इतना आउटपुट नहीं हुआ है। आप वैल्यू एडेड वाले कॉलम को देखिए, वैल्यू एडेड वाले कॉलम में कितना है आपका जो है 100 रुपये का वैल्यू ऐड किया फार्मर्स ने, आपका 50 रुपीज़ का वैल्यू ऐड किया आपका जो फ्लोर मिल ने, और आपका जो है कितने का 230 माइनस 150 कितना हुआ, 80 रुपीज़ का वैल्यू ऐड किया किसने, बेकरी शॉप ने ऐड किया। तो टोटल कितना वैल्यू है, 150 प्लस 80, 230 का वैल्यू ऐड हुआ। और आप फाइनल गुड्स भी देखेंगे तो कितना है का है, 230 का ही है। आप देख रहे हैं, इसी के लिए या तो हम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं, और या तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स का लेते हैं। दोनों की वैल्यू देखो, वैल्यू एडेड का टोटल देखिए और फाइनल गुड्स जो बेकरी शॉप का 230 है, दोनों क्या है, बराबर आई। इसी के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स ही लेते हैं। और इसी के लिए जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगला कीवर्ड्स हम देखते हैं हमारा क्या है, तो फिर से डेफिनेशन पे चलते हैं। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री। तो अगला है डोमेस्टिक बाउंड्री। तो क्या होता है डोमेस्टिक बाउंड्री, तो डोमेस्टिक बाउंड्री में बहुत बच्चे पॉलिटिकल बाउंड्री को डोमेस्टिक बाउंड्री बोलते नहीं, हम यहाँ पे इकोनॉमिक बाउंड्री, इकोनॉमिक्स पर है ना, इकोनॉमिक बाउंड्री की बात करते हो। क्या होता है इकोनॉमिक बाउंड्री, अगर हम यूनाइटेड नेशन के डेफिनेशन से जाए तो इट इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ कंट्री, जो भी कंट्री मान लो इंडिया है, एडमिनिस्टर्ड बाय अ इंडियन गवर्नमेंट, है ना, विद इन विच ये जो टेरिटरी है इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलते हैं आपका एडमिनिस्टर करेगा, उसके कंट्रोल में है, विद इन विच पर्सन गुड्स सर्विसेज कैपिटल एक्सेट्रा कैन मूव फ्रीली। वो बहुत फ्रीली जो है लोग जो है गुड्स एंड सर्विसेज बहुत फ्रीली मूव हो सकते हैं उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी में। तो देखते हैं हमारे जो इस डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं क्या क्या आता है। एक तो कॉमन सी बात है, आपकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर तो मूव हो ही सकता है। अच्छा, पॉलिटिकल बाउंड्री में दो चीज आता है, एक लैंड आता है, वाटर आता है। कोई भी कंट्री जैसे इंडिया है उसके चारों अगर वाटर बॉडीज भी है ना, हमारे इंडिया के तीनों तरफ वाटर बॉडीज है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया के पॉलिटिकल टेरिटरी में ही आता है। तो एक तो आएगा ही, आपका लैंड तो है ही जो पॉलिटिकल टेरिटरी है, प्लस 12 नॉटिकल माइल्स तक वाटर बॉडीज का, ये तो आएगा ही। तो ये तो हो गया। अब आप कहने का मतलब है कि कुछ टेरिटरी ऐसे हैं जो ऑल्दो आपके पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं है, इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन जो है इंडियन गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करती है, उसके कंट्रोल में है। कौन सी ऐसी टेरिटरी है, तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होते हैं फॉरेन कंट्री में, एम्बेसीज होती है, कॉन्सुलेट्स वगैरह जो होती है ना, इस तरह की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। मान लो सपोज अमेरिका में इंडियन एम्बेसीज है या कॉन्सुलेट्स है, अमेरिका में है। अब उतनी दूर में जितनी दूर में इंडिया का कॉन्सुलेट्स है या ऑफिस है, एम्बेसीज, वो सब ऑफिस जो है उतनी दूर का एरिया जो है ना इंडिया के कंट्रोल में होता है, वो जो है आप इंडिया में ऐड कर देंगे। अगर कोई फॉरेन लैंड पे आपका अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या कंसुलेट्स क्या बोलते हैं या एम्बेसीज है, उसको अपने इंडिया में ऐड किया, इसे किसी फॉरेन कंट्री का भी तो इंडिया में हो सकता है, जैसे अमेरिका का इंडिया में ऑफिस हो सकता है, तो वो जो है उसको आप माइनस कर देंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मान लिया अमेरिका है तो अमेरिका कंट्रोल में है। ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो है या इंटरनेशनल बॉडीज़ का ऑफिस होता है इंडिया में, जैसे मान लो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरनेशनल बॉडी है उसकी अगर ऑफिस इंडिया में है तो वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, उसको जो है क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब एक चीज़ और आती है, कुछ ऐसे आपके ऑपरेशंस होते हैं जो फिक्स नहीं है, जैसे कुछ बिजनेस हो रहे हैं, लोग रह रहे हो, फिक्स है एक जगह, लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशन फिक्स नहीं है, जैसे एयरलाइंस हैं, एयरक्राफ्ट्स वगैरह है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करती है, मान लो इंडिया से अमेरिका, इंडिया से सिंगापुर, इंडिया से जापान, वहाँ से कुछ लोगों को लेके इंडिया में आती है, यहाँ से वहाँ लेके आती है, अब उससे इनकम जनरेट करती है। अब उस इनकम को कहाँ पे ले, ऐसे बहुत सारे शिप्स वगैरह, वेसल्स वगैरह जो है आपके वाटर बॉडीज़ में मूव करते रहते हैं, अब उनकी इनकम कहाँ पे ले, ये बड़ा दिक्कत आती है। तो ऐसे जो मूविंग वाली चीज़ें हैं उसके लिए क्या है, एक आपको ध्यान रखना होता है कि नॉर्म उनको देखते हैं उनका जो इनकम किसके जीडीपी मिलेंगे। मान लो सपोज कि एक क्या बोलते हैं एयरलाइन है या एयरक्राफ्ट है, वो इंडिया से
अमेरिका जाती है, वहाँ से भी लोगों को लेके आती है, यहाँ से भी लेके जाती है, वो इनकम जनरेट करती है। अभी उसके इनकम को कहाँ ले, तो देखेंगे वो जो एयरलाइन है वो कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है। अब क्या कहने का मतलब नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, तो नॉर्मल रेसिडेंट कहने का मतलब ये है कि दो कंडीशन आपको फुलफिल मतलब देखनी, चेक करनी पड़ेगी नॉर्मल रेसिडेंट वो कहाँ का है, किस कंट्री में वो ऑर्डिनरली डिसाइड करता है। क्या कहने का मतलब ऑर्डिनरी डिसाइड करता है, मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा जिस भी कंट्री में रहता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिसाइड कर रहा है। उसके साथ साथ सिर्फ ये चेक नहीं करना, दूसरा क्या चेक करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की हम बात करें उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या कहने का मतलब है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट रिलेटेड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आती है, प्रोडक्शन आता है, कंजम्पशन आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं ना कोई बिजनेस करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, आप तो कंज्यूमर होंगे, बिजनेस होंगे, गवर्नमेंट होंगे, तो आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है, जिस कंट्री में लाई करता है वहाँ क्या प्रेसिडेंट, साथ साथ आप उस कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा रहने चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो वहां का वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। वो जहां का भी नॉर्मल रेसिडेंट है उसके जीडीपी में वो इनकम आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक बाउंड्री वाला कंसेप्ट क्लियर। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि आपका कोई मान लो कोई मेडिकल पर्पज से, टूरिज्म पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से किसी कंट्री में जा रहा है तो वो जो है फिर आपका वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई। तो आप फिर से चलते हैं अगला कीवर्ड के लिए डेफिनेशन पे। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा मैं स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बोल रहे हैं, बुक वगैरह में पढ़ेंगे तो लिखा रहता है फॉर अ 1 ईयर, लेकिन मैं उसको नहीं बोलता क्योंकि आप अगर आपने न्यूज़ वगैरह भी सुनते होंगे तो जीडीपी हमेशा 1 साल के नहीं कैलकुलेट होती है। आप बोलते हैं पिछले क्वार्टर का जीडीपी इतना रहा, क्वार्टर का रहा मतलब क्वार्टरली भी कैलकुलेट करते हैं, हाफ ईयरली भी कैलकुलेट करते हैं, ईयरली भी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जीडीपी कैलकुलेट होता है। तो जीडीपी अब देखो इससे हमें क्या निकल के आया कि जीडीपी एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब ग्रॉस में होगा, है ना। ठीक है, आपका मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती है और डोमेस्टिक बाउंड्री में जो भी प्रोडक्शन हुआ वो जीडीपी के अंदर आता है। अब ओनर कौन है, मान लो इंडिया में कोई वोडाफोन है, इंडिया की कंपनी तो नहीं है लेकिन इंडिया का रेसिडेंट है, क्योंकि इंडिया में रह के वो क्या बोलते हैं सर्विसेज क्रिएट कर रहा है तो इंडिया के जीडीपी में आएगा, ना कि यूके जीडीपी में आएगा। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तब वो यूके के क्या बोलते हैं नेशनल इनकम में आएगा, देखेंगे जब नेशनल इनकम देखेंगे तब, है ना। तो आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप डोमेस्टिक बाउंड्री में जो भी चीज़ कैलकुलेट हो, क्या बोलते हैं प्रोडक्शन हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, वो इंडिया के जीडीपी में आएगा जो कि ग्रोस में होगा, मार्केट प्राइस पे होगा। ठीक है, और एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो आप इसके अंदर ले रहे हैं वो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, है ना, या हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई है सिर्फ उसको ले रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमने देखा कि ताकि डबल काउंटिंग को हम अवॉइड कर सके, ओवर एस्टिमेशन ना हो, नहीं तो दिखने में लगेगा जीडीपी बहुत है लेकिन एक्चुअली में उतना तो है नहीं। इस डबल काउंटिंग को या ओवर एस्टिमेशन को अवॉइड करने के लिए या तो हम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं या सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम लेते हैं। तो ये बेसिकली आपका जीडीपी है। अब जो है ना नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं, जैसे नेशनल इनकम में एनएनपी-एफसी होता है, एनडीपी-एफसी होता है, जीएनपी-एफसी होता है, जीएनपी-एमपी होता है, जीडीपी-एमपी होता है, जीडीपी-एफसी होता है, एनडीपी-एफसी होता है। अब समझ इस तरह के बहुत सारे एनएनपी-एफसी बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।